FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. और आज हम बड़े ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं और मेरे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर एम हुसैन आलम साहब और रिटायर्ड जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से कि थोड़ा सा हम बात करेंगे जब रशिया की जो मौजूदा अफवाज की जो पेशकदमी है यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर, और उसकी वजह से जो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि ये शायद एक रशियन जो इन्वेजन होगी यूक्रेन के ऊपर, शायद इसके इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट दुनिया के अंदर हो सकता है। और इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आज मौजूद होना था डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब ने भी, मगर अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। उनकी बीमारी और सेहत की वजह से वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। हमने उनके साथ पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं इसी मौजू के ऊपर, यूक्रेन के अंदर जो मौजूदा हालात हैं और उसकी वजह से जो दुनिया के अंदर तशवीश जो फैली हुई है कि शायद रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर हमला करे और जिसकी जिसकी वजह से दुनिया के अंदर एक जंग का छिड़ने का सबब बन सकती है। अमेरिकन जो एम्बेसी है उस वक्त, अमेरिकन के जो फॉरेन ऑफिस है, उसने एक जो वार्निंग इशू की है अपने सिटीजन्स के लिए कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़ दें। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर जो अमेरिकन फोर्सेस हैं या कोई भी अमेरिकन अमला, उसको हम वहाँ से यूक्रेन से निकालने के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सिमिलर इसी किस्म की जो एडवाइजरी है इस वक्त, वो बरतानिया की जो फॉरेन ऑफिस है उसने भी इशू की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर एम हुसैन आलम साहब भी। आई थिंक उनका वो इस वक्त लिंक काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज तो उनको भी करते तो हम इसके ऊपर डिटेल से इनके साथ बात करेंगे। तो इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं। इनकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो फ़ौजी हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर आए हुए हैं, और दूसरी तरफ रशिया के जो जंगी मशकें हैं वो बेलारूस के अंदर चल रही हैं। और बेलारूस से यूक्रेन का जो कैपिटल है काइव, वो बहुत नज़दीक है। तो खदशा ये जैसे ज़ाहिर किया जा रहा है कि रशिया ने यूक्रेन को तीनों तरफ से इस वक्त घेरा हुआ है और उसके लिए इन्वेजन करना बहुत ईजी है, जिस वजह से ही इन्होंने आज वो एडवाइजरी इशू की है अमेरिकन। और उसके बाद तकरीबन 30 से ज़ायद ममालिक हैं, उन लोगों ने भी इस किस्म की एडवाइजरी इशू की है कि हमारे बशिंदे यूक्रेन को जितना जल्दी है छोड़ सकते हैं छोड़ लें, और साथ से ये भी एडवाइजरी दी है कि हम इनको रेस्क्यू भी नहीं कर सकेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम देखें तो आखिर ये हालात कैसे पैदा हुए। मैं सॉरी आई हैव टू प्रोफेसर एम हुसैन आलम साहब अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो सॉरी, तो इस चीज़ के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करना चाहेंगे डॉक्टर जो सॉरी प्रोफेसर एम हुसैन आलम साहब के साथ, और उनके साथ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब के साथ भी। कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से वो अभी तक ऑनलाइन नहीं आ पा रहे। तो हालात इस वजह से बहुत ज़्यादा कशीद हैं। इसके थोड़ा-सा हम अगर पस मंज़र देखें तो 2014 के अंदर भी रशिया ने यूक्रेन का जो साउथ सदर्न साइड का जो क्रीमिया है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे अव्वल से कि बड़ी एक उन्होंने उम्दा स्ट्रैटेजी की। अगर वार की स्ट्रैटेजी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान किए बगैर, और हम पूरी दुनिया के लोग इसमें शशदर रह गए थे। ये कैसे हुआ है कि एक मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर रशिया ने और एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया और किसी को दुनिया को पता नहीं चलने दिया। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ऐसे ही मुझे महसूस हो रहा है कि मौजूदा हालात भी कुछ इसी तरफ जा रहे हैं कि रशिया जो है वो जो है यूक्रेन को शायद जो है इसी तरीके से एक स्ट्रैटेजी के तहत अपनी तरफ ले जाए। मगर क्या, जैसे कि आप समीउल्लाह मलिक साहब से हमने पिछली बार बात की थी, तो वो कह रहे थे कि ये बात एक तरफ से नहीं हो रही, ये एक तरफ से रशियन है, दूसरी तरफ से वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो दोनों की तरफ से कुछ इक़दामात ऐसे किए जा रहे हैं कि ये जो मामला है जंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, और खुदा न खास्ता ये मामला तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़ रहा है। और वाक़ई क्योंकि इसके अंदर एक तरफ तो रशिया भी है और दूसरी तरफ जो
दूसरी तरफ चाइना, रशिया, चाइना और इस तरफ हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूके और ये ममालिक हैं, इन लोगों की आपस में जो है इस वक़्त तकरार इसके ऊपर रशिया के यूक्रेन के ऊपर चल रही है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं उनको प्रोग्राम में शामिल करूँगा। सबसे पहले सर अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैं कोई टेक्निकल एज थी, टुक मी बिट ऑफ टाइम, बैठा तो मैं काफी देर से हूँ। चलो चलो ठीक है। मैं इससे पहले थोड़ा-सा मैंने हिंट दी है इनको कि 2014 से 2014 में भी रशिया ने एक ऐसा इकदाम किया था जिसके तहत उन्होंने जो सदर्न यूक्रेन का हिस्सा है वो क्रीमिया। अनेक्स अपने साथ कर लिया था और अब ये चंद 8 साल के बाद ये दोबारा एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसके अंदर 1 लाख से ज़ायद फौजी जो हैं वो इस वक़्त यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर हैं और कुछ फौजी मशकें जो हैं बेलारूस की तरफ भी चल रही हैं और बेलारूस से यूक्रेन का जो कैपिटल है वो इस वेरी ईज़ी एक्सेस के आसानी से उसकी एक्सेस की जा सकती है। तो इसके ऊपर सर आप क्या बात कहेंगे? आप क्योंकि फौजी हैं, आप जनरल रह चुके हैं, तो आपको पता होगा कि वाक़ई ये जो अमेरिका और बरतानिया और जितने ये ममालिक हैं, वाक़ई इनकी परेशानी जायज़ है कि इस वक़्त रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर हमला करने जा रहा है और वो उसको अनेक्स कर लेगा, जैसे उन्होंने 2014 के अंदर अनेक्स किया था साउथ क्रीमिया को। इसके साथ प्रोफेसर अहमद हुसैन आलम साहब भी ऐड हो गए हैं, तो उनको भी मैं ऐड कर लेता हूँ प्रोग्राम सर। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। जी अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। देखिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए कि यूक्रेन है किसका हिस्सा। वालेकुम साहब, आपकी तबीयत से लगता है कि काफी अब बेहतर हो गई है। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं हॉस्पिटल से वापस आ गया हूँ जी, घर आ गया हूँ। 3 दिन हो गए हैं, अभी हम इंशाल्लाह घर में हैं जी। समीला मलिक साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा सारे। अल्लाह ताला उनको सेहत से रखे, खरीद से रखे। अल्लाह ताला उनका शफकत हमारे साथ इस तरह कायम रहे और खरीद से रखे। जी सर। देखिए थोड़ी सी तारीख है इसकी और बड़ी इंटरेस्टिंग है तारीख। एक तो यह है कि यूक्रेन हिस्सा था रूस का, अगर तारीखी तौर पे देखा जाए, और क्रीमिया जिसकी आप बात करते हैं, खुर्शीद साहब ने एक दिन पता नहीं शायद वोडका ज्यादा लगा ली कि उन्होंने उठ के सुबह जो क्रीमिया भी उनका हिस्सा था उठा के यूक्रेन को पकड़ा दिया। बहरहाल ये तो चलता रहा। दूसरी जंग अजीम में जब हिटलर रूस के ऊपर हमलावर हो रहा था तो उसके जनरलों ने बड़ा समझाया कि भाई यूक्रेन की तरफ जाने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो चूंकि एरिया बहुत था, वहां पे गंदम बहुत थी और बहुत ख्याल था, तो वो उसने अपनी फौजों का रुख यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया। वो 2.5-3 महीने जो वो लगे, उसने इन ए वे मतलब रशिया के जो कैंपेन थी जर्मन, उसको नुकसान पहुंचाया। देखिए ये 2014 से मसला शुरू नहीं हुआ, 2013 में मसला बना। ये जब मसला उस वक्त बना जब उस वक्त के जो सदर थे यूक्रेन के, उनके खिलाफ काफी देर से चूंकि मगरबी दुनिया लगी हुई थी कि अपनी जो चॉइस जो है इनकी उस किस्म के लोग सामने लेके आ सकें, क्योंकि रजीम चेंज तो इनका एक रहा है काम इसका। तो उन्होंने वहां पे बगावत करवाई और बहुत बड़े मुजाहरे हुए वहां पे, उन सदर को जाना पड़ा उधर से, और उसके उस नतीजे में जो सदर साहब आज बैठे हुए हैं ये वो है जो मगरबी दुनिया के मरहून मेहनत हैं अपनी सदारत के। इसमें रूस को तो ये पसंद नहीं था, क्योंकि रूस अपने बिल्कुल अपने कहते वकी चाह के दे कुड नॉट अलाउ द नेटो फोर्सेस टू बी सिटिंग देयर। तो क्रीमिया पे तो उसने अपना कब्जा जमा लिया, उसके बाद वो आराम से बैठ गया ये, लेकिन मगरबी दुनिया को चैन नहीं आया। अब लॉजिक बड़ी अजीब सी है, अगर सोवियत यूनियन क्यूबा में मिसाइल नस्ब करे तो ये तो अमेरिका के लिए खतरा है। हालांकि क्यूबा का और अमेरिका का आपस में कोई ताल्लुक इतना ही है कि क्योंकि नजदीक है इसलिए। अगर रूस जो है वो अपने जो उसके जो समझता है कि जायज हकूक है वहां पर जाए, रूस अपने फौज के मुल्क के अंदर ही फौज जमा करे, तो वो ठीक नहीं है। वो बरतानिया के जो उसका भी एक क्लेम, वो अपनी फौजें ला के बिठा दे मशरकी सो कॉल्ड जो मशरकी यूरोप था, वो ठीक है, लेकिन रूस के अंदर अपने आप को अपनी फौजें ना रखे वहां पे, ये बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन ये है, जो मेरा अपना ख्याल ये है कि पुतिन ने बड़े ठीक टाइम पर बड़े अच्छे तरीके से मूव किया है, क्योंकि वो ये जानता है कि रोमानिया और यहाँ पे उन्होंने जो अपने स्ट्रेटेजिक मिसाइल ला के नस्ब कर दिए हुए हैं, ये डायरेक्टली रूस को मौका ही नहीं मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता तो ऐसा वक्त आता है तो रूस को तबाह करने में, रूस की जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं या जो स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम हैं, उनको तबाह करने में वक्त लगेगा ही नहीं। इससे पहले तो ये था कि तकरीबन 54-55 मिनट का टाइम था
मिसाइल फ्लाइट का, जिसमें वो आपस में एक दूसरे का काउंटर मेजर कर सकते थे या रिटेलिएट कर सकते थे। अब वो टाइम खत्म हो गया बाबिल का, नंबर 1। नंबर 2, यही कुछ वो यूक्रेन में करना चाहते हैं। अब जो लेटेस्ट जो बातचीत हुई है वो भी एक हैरानकुन बातचीत है। जो रूस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनकी जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ है जनरल मिली, इनसे बातचीत हुई है परसों मेरा ख्याल है, गालबन टेलीफोन पे। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको ये बताने को तैयार हैं, आप चेक कर लें कि रोमानिया में है या नहीं है। अब रोमानिया एक थर्ड कंट्री है, लेकिन हम इसके बदले में हम ये चेक करना चाहेंगे कि रूस ने जो अपने मिसाइल रूस के अंदर कहां नस्ब किए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो धौंस और धांधली कहां तक चल रही है। तो ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे अमेरिकन लेड वेस्टर्न वर्ल्ड नेटो फोर्सेस, सो कॉल्ड नेटो फोर्सेस हैं, इन्होंने एक तो बदहदी ये की थी कि जब 1990 में सोवियत यूनियन टूटा है, उस वक्त ये उनको कहा गया था कि हम जो नेटो है यहां तक, इससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन 5 मुख्तलिफ स्टेजेस पे नेटो की एक्सपेंशन होती रही। ये उस वक्त होती रही क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटा है तो रूस बहुत कमजोर था, रूस को टाइम लगा अपने आप को वहां पे खड़े होने में। तो ये फायदा मगरबी दुनिया ने उठाया, अमेरिका ने उठाया। इस दौरान वो नेटो को लेके आ गए, उनके कंधे के ऊपर रख बिठा दिया। अभी अब यह है कि यूक्रेन को रूस ये कभी अलाउ कर ही नहीं सकता कि यूक्रेन में आकर फिर मगरबी दुनिया के मिसाइल वगैरह नस्ब हो जाएं और वो सांस लेने के काबिल भी ना रहे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पुतिन का एक इंटरव्यू आया था कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल गालिबन तकरीबन महीना शायद हो गया उसमें। उसने कहा था जी कि ऐसी दुनिया का क्या फायदा जिसमें रूस ही ना हो। ठीक, मतलब इससे खुली थ्रेट दुनिया को मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने दी होगी। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, रूस तो रूस के अंदर बैठा हुआ है, उसकी फौजें में तैयार बैठी हुई हैं। अब जो लेटेस्ट खबर ये है कि अमेरिका ने अपने F-16 मुख्तलिफ बेसिस से निकाल के, अमेरिका से निकाल के वो रोमानिया और उन इलाकों में जाके प्लेस कर रहा है जो रूस के ऊपर हमला करने में आसान होगा इसके लिए। वो 3000 ट्रूप्स का इन्होंने वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। 3000 वो भी ट्रूप्स का भी है, F-16 की भी खबर आई है उसकी भी, डाक बेटा। रूस के अंदर बैठा हुआ है, अपनी तैयारी करके फौजें लाके बैठा हुआ एक्सरसाइज कर रहा है। उसने थोड़ा सा इनको और चाबी देने के लिए बेलारूस में भेज दी है। अब पुतिन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ है। अगले दिन जब बरतानिया के रब वहां पे आए थे, उनका डेलीगेशन आया था, उनके जो रूस के वज़ीर खारजा थे, उनका बयान शायद आपने पढ़ा होगा कि डेफ और म्यूट थे जिनसे बात मैंने कर रहा था ये। अब समझने क्या कह रहा है वो इनको। फिर जब मैक्रोन साहब आए तो उनको भी इसी तरह कोल्ड शोल्डर दिया गया। कजाकिस्तान के जब प्रेसिडेंट गए तो उनको उनके साथ बिठा के मिले हैं, तो मैक्रोन साहब को उन्होंने एक डिस्टेंस पे बिठा के उनसे बहुत लंबा टेबल, वो स्पेशल उसकी तस्वीर दी गई है, वो जानबूझ के दी गई है इसमें, क्योंकि देखिए ये बड़े शातिर शतरंज में रूस दुनिया में लीड करता रहा है। ज्यादा ग्रैंड मास्टर्स रूस ने पैदा किए हैं और वो इस खेल को समझते भी हैं। फिर वो दुनिया की स्टेज पे जो स्ट्रेटेजिक गेम्स में बहुत पुराने हैं। और अब जो हालात ये हैं कि रूस ने अपने आप को तैयार करके बैठ गया, अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये सिर्फ नेटो फोर्स का मसला बना हुआ, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उससे कोई बात करता है, कभी उससे कोई बात करता है। जिससे कोई बात करता है वो आगे से कुछ और उसको सुना देता है उसको आगे से। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि पुतिन साहब यूक्रेन पे कोई हमला नहीं करेंगे। ठीक है, उनको हमला करने की जरूरत नहीं है उनको। यूक्रेन तो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है, मगरबी दुनिया अंडर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस आगे हुई है। ये सिर्फ इस एक कार्रवाई से मगरबी दुनिया लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो भागे फिर रहे हैं इस केस में। अमेरिका का ख्याल ये था कि रूस को इधर खींच के जो अफगानिस्तान में वो कुछ करना चाह रहा है, जो यूरेशिया को वो एक्सपेंशन से रोक रहा है, क्योंकि देखिए बहुत पुरानी ये स्ट्रेटेजिक थ्योरी है और अभी आपको सामने बड़ा खुल कर नजर आ रही है कि यूरेशिया अगर कहीं इंडियन ओशन से मिल गया और वो मिलने का रास्ता बड़ा वाज़ेह अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, तो इस खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन होगा, इसमें मगरबी दुनिया तकरीबन बिल्कुल जीरो होकर रह जाएगी। दूसरा उनका ये ख्याल ये है कि चाइना को दबाने के लिए रूस को दबा के रखना बड़ा जरूरी है। अभी रिसेंट जो विंटर ओलंपिक्स में जो बातचीत हुई है, पुतिन को जाने की जरूरत नहीं थी,
वो डिलिबरेटली वहां पे गए हैं, डिलिबरेटली बातचीत हुई है, और चाइनीज प्रेसिडेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान आया है इसमें कि वो रूस के साथ खड़े हैं। तो अब अमेरिका जो कोशिश कर रहा था कि ये दो एक्सट्रीम पे इनको फैलाया जाए, उल्टा ये इनके ऊपर हो गया कि अब इनके ऊपर है, ये करें, कुछ करें या ना करें। रूस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुतिन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। चलिए सर, मैं ये एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, मैं ब्रेक थोड़ी सी अर्ली लेने लगा हूँ ताकि हम दरमियान वाले हिस्से में ज्यादा डिटेल से डिस्कस कर सकें, क्योंकि सवाल लंबा है। और ये मैं प्रोफेसर अहमद हुसैन आलम साहब से पूछूंगा। आप समझते हैं कि जनरल साहब तो कह रहे हैं कि रशिया हमला नहीं करेगा, क्या आप समझते हैं कि रशिया हमला करेगा या नहीं करेगा? और दूसरा, अगर हमला नहीं करेगा तो आपके ख्याल में हो सकता है कि यूक्रेन को वो अपने साथ अनेक्स करने में कामयाब हो जाए? क्योंकि उसकी एक एम्बिशंस तो है ना कि वो उसकी वो पुरानी स्टेट्स हैं और उसी के साथ दोबारा उनको मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि चाइना और रशिया और पाकिस्तान की और जो इस वक्त इंडिया के हालात हैं सारे के सारे, इनकी वजह से इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर कितना बैलेंस लाया जा सकता है इन वजूहात की वजह से। चलें सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Welcome back to Revive FM 94.2. I'm your host नवाज राजा पाकिस्तानी with your weekly program। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर। जी प्रोफेसर साहब, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, आप क्या समझते हैं कि वाकई रशिया हमला करेगा या नहीं करेगा? ऐसा है नवाज साहब कि पूरी दुनिया के अंदर अब जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो सिर्फ दिखावे के लिए रह गई है। और मैं समझता हूँ कि पीछे इकोनॉमिक्स चल रही होती हैं, पीछे इकोनॉमिक मोटिव चल रहे होते हैं, और किसी भी मुल्क को अगर आपने बर्बाद करना है तो उसको जंग में घसीट लें। ये जनरल साहब भी जानते हैं कि रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, और उसके बावजूद, बड़ी फौज होने के बावजूद, जब इकोनॉमिकली वो डिस्ट्रॉय हो गए थे तो उसके बाद अल्टीमेटली उनकी डिसमेंबरमेंट हो गई थी। जनरल साहब ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, सारे एस्पेक्ट उन्होंने डिस्कस किए हैं तारीखी तौर पे कि 1990 के अंदर जब डिसमेंबरमेंट हुई तो गोरबाचोव के टाइम पे ये प्रॉमिस किया गया था कि हम इसको स्टैंड स्टिल रखेंगे और नेटो की एक्सपेंशन नहीं करेंगे। लेकिन अब वही चीजें दोबारा होती जा रही हैं। बाद में भी 4-5 लोगों को शामिल किया गया, और अब यूक्रेन को शामिल करने की जब बात हो रही है तो वो रशिया को एक्सेप्टेड नहीं है। मैं इसको ये समझता हूं कि अब दुनिया शायद दोबारा बाइपोलर होने जा रही है, बल्कि हो चुकी हुई है। एक तरफ चाइना खड़ा है, अब तो बल्कि ट्राइपोलर होने जा रही है। एक नई मैं एक टर्म सोच रहा हूं कि ये बाइपोलर नहीं ट्राइपोलर होगी, जिसके अंदर दो बड़े जो है अब एक तरफ खड़े होंगे और एक बड़ा जो है वो एक तरफ खड़ा होगा, और चीजें सारी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं। रही बात कि यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं होगा, यस, ये असाब की और नर्व्स की जंग है, जो जिसको जितना ब्लफ कर ले या जितना मर्जी उसको क्या उसके तक डरा ले। मैं ये समझता हूं अमेरिका फिजिकली शायद इसमें हिस्सा ना ले, लेकिन असला गोला बारूद वगैरह वो प्रोवाइड कर चुके हैं, मिसाइल्स प्रोवाइड कर चुके हैं, लग भी जाएंगी चीजें। लेकिन जैसे जनरल साहब अभी कह चुके हैं, मेरा भी जाती ख्याल ये है कि शायद फिजिकल अटैक ना हो, ये सिलसिला चलेगा और इसके जो असरात होंगे वो दूररस होंगे। इसमें शायद सेटल होने के लिए फिनलैंडाइजेशन एक टर्म यूज हुई थी, जिसमें फिनलैंड ने अपने आप को, बाद में फिर बाकी के दो जो 3 मुल्क थे स्कैंडिनेवियंस के, उन्होंने भी अपने आप को कोशिश की थी कि वो न्यूट्रल रखें, ठीक है। और इसी तरह शायद आइंदा चल के इस तरह का शायद को फार्मूला तय पाया जाए। और एक मेरी परसेप्शन ये भी है कि अगर ये जंग हुई तबाहकुन भी होगी और यूक्रेन के ऊपर अगर कब्जा हो जाता है तो शायद कहीं बैकएंड के ऊपर अमेरिका के साथ इतनी बड़ी जो ये होने जा रही है डेवलपमेंट, ये कहीं हो गया होगा कि हम बोलेंगे जरूर लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं करेंगे। ये मेरी अपनी परसेप्शन है। जनरल साहब इसको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जैसे पहले एक क्रीमिया वाला इंसिडेंट हो चुका है, अगर ये इसको एनेक्स कर लेता है जिसकी 60% आबादी और कल्चर रशिया के साथ मिलता जुलता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इस पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जो सर्दियां जब भी आती हैं वो वैसे तो यूरोप के लिए काफी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, लेकिन यूरोप के लिए जो गैस और एनर्जी का मेन रशिया है, तो बहुत ज्यादा क्या
चलिए मैं थोड़ा सा एक जनरल साहब आपसे एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड थोड़ा सा करना चाहूंगा कि क्योंकि अमेरिका की भी रिसेंट लास्ट ईयर अगस्त के अंदर अफगानिस्तान से इनखला हुआ है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रशिया इस वक्त अपने मसल शो करवा रहा है ताकि एक तो ये बताया जा सके कि अब अमेरिका जो है वो पहले की तरह सुपर पावर नहीं रहा, और दूसरा जो इन्होंने एक नई टर्म यूज करवाई है कि दिस इज द गुड टाइम फॉर रशिया टू शो हिज मसल, कि मैं भी एक पावर हूं, मैं अब पहले वाली हैसियत मेरी नहीं रही, अब ये दुनिया बाईपोलर नहीं तो ट्राईपोलर तो हो ही गई है इस वक्त। ये ठीक है, टर्म तो मैंने यूज किया है। जनरल साहब से आपने सवाल किया है या मुझसे किया है? ये मैंने जनरल साहब से किया जी ठीक है। देखिए, तारीख के उस्ताद को आपने सामने बिठा दिया है, मुझसे आप सवाल पूछ रहे हैं, ज्यादती है ना मेरे साथ ही। तो मैंने कहा सर क्योंकि आप जनरल है, आपको पता होगा कि मसल अच्छा, भी शो करवाने होते हैं ना नहीं, मैं उस्तादों का देखिए एहतराम तो अपनी जगह है ना, फिर माशाल्लाह प्रोफेसर साहब अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। देखिए, बात एक बड़ी सिंपल है। एक टर्म होती है सलामी अप्रोच। उसका मतलब ये है कि आप 2 कदम आगे लें, जब आपको कहीं दबाया जाए, कुछ मसला बने तो 1 कदम पीछे हट जाएं आप। 1 कदम फिर भी आप गेन कर जाएंगे, फिर आप इंतजार करें, 2 कदम फिर आगे लें। सो इन मतलब है एक फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में। अब मसला ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को जल्दी है, सोवियत यूनियन को कोई जल्दी नहीं है, सॉरी रशिया को कोई जल्दी नहीं है इस मसले पर, वो तो वहां बैठा हुआ है। नंबर 2, यूक्रेनियंस जो ज्यादातर रशियन स्पीकिंग है, यूक्रेन की नर्ज पे ये सवार होकर बैठ गए हैं। अब तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है, जिसको मगरबी दुनिया लेके आई थी, जिस मैंने कहा 2014 में, जिसकी वजह से क्रीमिया मूव हुआ, अब तो वो कह रहे हैं अपने यूक्रेनियंस को कि भाई आराम से रहें, अपने आप को काम रखें, कोई लड़ाई नहीं होगी, फिक्र ना करें। और मैं CNN के जो मेन कॉरेस्पॉन्डेंट है वहां पे, खातून की मैं सुना था इंटरव्यू कि यूक्रेनियन बड़े आराम से फिर रहे हैं। अच्छा, मेरा अपना बड़ा एक अजीज कजन है मेरा, जो रूस में था, वो खैर इंग्लैंड चला गया, शिफ्ट कर गया, लेकिन उसका बिजनेस है यूक्रेन में। ही ऑल्सो ओन्स अ फुटबॉल क्लब इन यूक्रेन। तो मुझे बता रहा था, कहता कि भाई हमारे यहाँ आपस में नॉर्मल चल रहा है काम सारा, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे। देखिए, यूक्रेनियंस के लिए रूस के साथ मिल जाने में यूक्रेन का कोई नुकसान नहीं है ऐसे, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान नहीं देख रहे। फिर यूक्रेन के पास सिवाय मतलब जो इंडस्ट्री जो पहले बैठ गई थी, रूस उसको बहुत पहले भी सपोर्ट करता रहा, भी सपोर्ट करता है। फिर जो गैस पाइपलाइन जो गुजर रही है वो भी इनके लिए जरूरी है, इनके लिए। दूसरा जो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, जो इस सारी डिस्कशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूरोप जो पहले किसी जमाने में जब वार्सा पैक्ट था और नेटो था आपस में, एक बड़ा यूनाइटेड यूरोप आपको नजर आ रहा था। अब उसकी जो यूनिटी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत जो है वो कमजोर हो गई भैया। यूनिटी की जो बॉन्ड है ना, वो कमजोर हो गया हुआ है। जर्मनी और तरीके से देख रहा है। जर्मनी को इंटरेस्ट ये है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है डायरेक्टली जो रूस से आ रही है, जर्मनी को मिले, ताकि जर्मनी का जो गैस के मसले हैं, एनर्जी का मसाइल है, वो हल हो। फ्रांस का जर्मनी इशू और इस पूरी एपिसोड में जर्मनी आपको खामोश भी नजर आता है, वो इतना आगे की तरफ उसने कोई स्टेप नहीं लिया जैसे फ्रांस, अमेरिका और यूके कर रहे हैं। अच्छा, फ्रांस ने स्टेप लिया है, लेकिन फ्रांस इसलिए नहीं किया था कि उसको ये तकलीफ है कि भाई रूस क्या करने जा रहा है। फ्रांस अपने आप को यूरोप में भी, देखिए ट्रेडिशनली फ्रांस ने एक इंडिपेंडेंट स्टांस रखा है हमेशा से अपना, वो नेटो का हिस्सा भी नहीं रहा। उन्होंने अपने आप को, अपनी जो न्यूक्लियर सिस्टम था उसको भी, अमेरिकन न्यूक्लियर इक्वेशन थी, उससे अपने आप को बाहर रखा उन्होंने। तो फ्रांस का अपना एक गेम है, जो फ्रांस अपनी जो गेम खेल रहा है। उनकी कोशिश ये थी कि फ्रांस वुड कम अप एज द आर्बिटर बिटवीन द 2 मेजर पावर्स। तो वो भी पुतिन साहब ने उधर भी काफी औस डाल दी उनके उस पर भी। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो पुतिन की गेम देखिए आई बड़े अच्छे टाइम पे आई है। उसने उस वक्त स्ट्राइक किया है जब अमेरिका इज नॉट ओनली कि भाई वो अपने आप को, इस वक्त अमेरिका खैर ऑब्वियसली अगले 10, 20, 30 साल तक अगर सुपर पावर नहीं भी रहता तो मेजर पावर तो रहेगा दुनिया की, स्टिल द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये भी मतलब इकोनॉमिक्स दुनिया की ये कंट्रोल कर रहे हैं। उनको मतलब इकोनॉमिकली काफी हद तक वो मतलब दे कैन स्टे डिटैच्ड फ्रॉम यूरोप एंड स्टिल सर्वाइव। लेकिन अमेरिका के लिए अपने आप को ये दिखाना कि मैं अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद कमजोर नहीं हुआ, अब भी मैं इस पोजीशन में हूं, अमेरिका के लिए जरूरी है, रूस के लिए ये भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। तो
मैं जो कह रहा हूं, हो सकता है कि मैं आपको जरा कोई ज्यादा ओवरली प्यूटन मुझे मेरा फेवरेट नजर आता हो आपको, बट ही इज प्लेइंग द गेम वेरी वेल, क्योंकि ही इज इमर्जिंग एज अ रूस जो है ना कि दुनिया में एक उभरती हुई ताकत के तौर पे सामने आ रहा है। रूस अपने बैकयार्ड में जो यूरेशियन लैंडमास की मैंने बात की आपसे, जो जितने भी इसकी स्टेट्स थी जो ईस्टर्न यूरोप की और खास तौर पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, उसने अमेरिका को वहां पौने लगाने दिए। सीरिया में जाके खड़ा हो गया, सीरिया में बकायदा अमेरिका को उसने घुटने लगवा दिए, वहां बशर अल-असद को संभाल के रखा उसने वहां पर। इसलिए अब वो गेम ठीक खेल रहा है वो। लेकिन इशू ये है कि लड़ाई क्यों नहीं होगी, इसलिए वैसे साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लड़ाई का फायदा किसी को नहीं है, लड़ाई का नुकसान सबको है। लेकिन इसी तरीके से अगर टेंशन को बिल्डअप करते रहें और टेंशन का लेवल यहाँ पे रखें, तो यूक्रेनी कब तक बर्दाश्त करेंगे, यूरोप कब तक उसमें गेम में फंसा रहेगा, क्योंकि यूरोप तो डिपेंडेंट है बड़ी हैवीली, जिस तरीके से भी प्रेसिडेंट भी कह रहे थे कि गैस के लिए, एनर्जी के लिए रूस के साथ। और एक चीज और, वैसे मैंने तो कहा था कि शायद जैसे उन्होंने रशिया ने 2014 में किया, यहाँ भी बगैर बुलेट चलाए शायद यूक्रेन को अपने साथ नेक्स्ट कर ले। यूक्रेन को देखिए, मैं कह रहा सलामी अप्रोच है, यूक्रेन को अंडर टेंशन तो रखा हुआ उसने जी। अब ये उसकी सपोर्ट के लिए या तो फोर्सेस को मूव करके डिप्लॉय करना टू फाइट रशिया, इस जब तक वो करेंगे रूस उस वक्त तक ओवररन कर देगा यूक्रेन को, फिर क्या करेंगे वो। देखिए ना, सारी गेम तो उसके पास आई है। और एक और चीज जो हम बड़े भूल जाते हैं, सोवियत यूनियन बहुत इकोनॉमिकली कमजोर हो गया था, रूस इस वक्त दुनिया में तीसरा बड़ा सोने के जखायर है उसके पास, अमेरिका और इटली के बाद। वो ओवर द ईयर्स अपने आप को तकड़ा करता रहा है, उसके रिजर्व भी अभी इतने तकड़े हैं, उसको फाइनेंशियली भी इतना कमजोर नहीं रहा। तो ऑल एंड ऑल मेरा ख्याल है कि भाई ये बातचीत ही होगी कहीं, और इसमें हाँ जी, इसमें जो है जी सॉरी बातचीत होगी और चल रही है बातचीत। ये बातचीत नतीजा क्या होगा, यूक्रेन को तो खैर वो नहीं आने देगा बीच में। इस बारगेन में मुझे लगता यूं है कि वो कुछ ना कुछ जो रेस्ट ऑफ द जो नेटो कंट्रीज हैं वहां से भी अपनी कंसेशन लेने में कामयाब हो जाएगा। ये जो अमेरिका ने अपने जो वेपन्स डिप्लॉय किए हुए हैं उनमें से कुछ को पुशबैक करेगा यहाँ से, पर्टिकुलरली रोमानिया। यानी कि ये कह सकते हैं कि जैसे रशिया की अफगानिस्तान से इनखला के बाद कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, अब अमेरिका की कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गई है जी। वो तो खैर पावर ऑन द वेन है जी, इट इज गोइंग डाउन, इट हैज टू गो डाउन, नेचर कुदरत का कानून है ये, इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता इसमें। प्रोफेसर साहब, आप समझते हैं कि चाइना जो है आज तक जो इस पावर को हासिल कर चुका है, उसकी एक वजह ये भी है कि वो दुनिया के अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ना वो बोला है, वो खामोशी से अपनी तरक्की की तरफ गामजन रहा है। बिल्कुल आपने नवाज साहब बिल्कुल ठीक बात की। अभी तक चाइना इसके अंदर बोला नहीं है। हाँ, अभी रिसेंटली कोई हफ्ता पहले मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि एक मुआहदा जो गैस का और एनर्जी का रशिया और चाइना के दरमियान हुआ है, और उसके अंदर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है एक बात की गई है कि नेटो को एक्सपैंड करने से बाज रहा जाए और यूक्रेन को इसमें शामिल ना किया जाए। रशिया ने इस मौके पर ये जो स्टेटमेंट दी है दैट टेल्स के चाइना की एक खामोश सपोर्ट शामिल है। और जब अब एक नई टर्म बीच में आई गई है कि ट्राइपोलर, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरफ अब ज्यादा पलड़ा भारी होगा इन दोनों का, सिचुएशन वहां चेंज होगी। और इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, अब भी कि जो इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इकोनॉमी को देखा जाए अगर, तो ना यूरोप ये अफोर्ड करता है ना अमेरिका अफोर्ड करता है कि एक 20 साल पहले की जो जंग उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर छेड़े रखी है उसके अंदर वो खाली होके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के गया है। तो अब एक नया महाज खोल के अमेरिकी जो अवाम है वो ये समझते हैं कि हमारे पैसों से आप इस तरह की जंगें लड़कर कोई बहुत अच्छा हमारे लिए नहीं कर रहे, टैक्सेशन हमें देनी पड़ती है। और इसी तरह क्या उसको कहते हैं, अगर आप बाकी के मामला देखते हैं रशिया के साथ और चाइना के साथ और यूरोप के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिजिकल जंग होगी। लेकिन ये इससे पहले मैं कह चुका हूं, अब मैं फिर कहूंगा कि नर्व्स की जंग है। गिव एंड टेक के ऊपर और चीजों के ऊपर मनवाया जाएगा। और चाइना जो है वो यकीनी बात है रशिया को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर जनरल साहब कोई और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें तो आई विल बी थैंकफुल।
चलें मैं ब्रेक पे चलता हूँ। ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ भी इसको लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं जो चाइना के गए हुए थे, और उसके साथ जी, जैसे आपने बताया 23 साल के बाद। हाँ जी, और उन्होंने डॉक्टर एरिक को इंटरव्यू भी दिया है, जिसके अंदर उन्होंने बात की, उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को कैसा देखती हैं, तो उन्होंने हवाला पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती से शुरू किया कि अमेरिका भी हमारा दोस्त है, मगर अमेरिका उस तरह का दोस्त नहीं है, वो जब हमें उसको हमारी ज़रूरत होती है हमें इस्तेमाल करता है और उसके बाद छोड़ देता है और पाबंदियाँ लगा देता है, मगर चाइना हमारा ऑल वेदर जो फ्रेंड है। तो इस किस्म के बयानात का पूरी दुनिया के अंदर क्या मैसेज जाता है, और पाकिस्तान का फिर ये अमेरिका के लिए क्या मैसेज है? दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो करीबी ताल्लुकात बन रहे हैं चाइना और रशिया के साथ, तो डेफिनेटली देयर इज सम रीसेट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, welcome back to Revive FM 94.2. I'm your host नवाज राजा पाकिस्तानी with your weekly program Signature Talk, और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रिटायर्ड जनरल गुलाम मुस्तफा साहब और प्रोफेसर अहमद हुसैन आलम साहब। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के सिचुएशन के ऊपर, और इस वक्त हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जो चाइना के अंदर हालिया दौरा है उसका क्या इफेक्ट होगा पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर, क्योंकि हम जैसे कमज़ोर ममालिक जो हैं वो बाहर जाते इसीलिए कि कुछ हमें मिल जाए। तो आप क्या समझते हैं सर, जनरल मुस्तफा साहब? रही है, एक तो ये कि ये ट्रेडिशनल कर्ज वाली बात नहीं थी इस दफा जो इंडस्ट्री रीलोकेशन की बात थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि चाइना के लिए भी क्रिटिकल है कि वो अपनी इंडस्ट्री को रीलोकेट करे, ऐसी जगह पे ले जाए जहां से प्रोडक्शन भी आसान हो, चीपर हो, और उसके लिए बाकी दुनिया को सप्लाई करना, और फिर वेस्टर्न चाइना जिसको डेवलप करना चाहता है वहां सप्लाई करना आसान हो। और पाकिस्तान को भी ये इम्पोर्टेंट है कि चूंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बड़ी नैरो बेस्ड है, बेसिकली टेक्सटाइल पे हम डिपेंड करते हैं, तो हमारे जो बाकी इंडस्ट्री है उसमें हम कमजोर हैं। पर्टिकुलरली नाउ जब आईटी की बात हो रही है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यहाँ पे हमारी कमजोरियां बड़ी वाज़ेह हैं। तो अगर ये रीलोकेशन होती है जिस तरीके से मनसूबाबंदी जारी है तो फिर पाकिस्तान को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, नंबर एक। नंबर दो, ऐसे स्टेज पे जब दुनिया इन वे मगरबी दुनिया ने खास तौर पे ये दिखाने की कोशिश की चाइना को कि जिस तरीके से 84 में बाइकआउट हुआ था, कभी हम हेड ऑफ द स्टेट्स या इंपॉर्टेंट डेलीगेशन नहीं पहुंचे वहां पे, गेम में सब शामिल हुए हैं, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऐसे वक्त में वहां पे जाना ये भी एक चाइना के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना को नजर आना चाहिए था उसके साथ दोस्त हो। और तीसरा, सी पैक का जो सेकंड फेज लॉन्च होना है, सी पैक के बारे में देखिए पाकिस्तान के अंदर से बहुत एक मनफी किस्म की बातचीत शुरू हो गई हुई थी। यहाँ पे एक बातचीत तो ये थी कि चाइना आपको कर्जदार बना के आप पे कब्जा कर लेगा। नंबर दो बात ये थी कि भाई चाइना आपको डेवलपमेंट नहीं, आपके ऊपर धौंस धांधली उस तरीके से कब्जा करना चाहता है। रेक्स टिलरसन जो कि जमाने में ट्रम्प के जमाने में फॉरेन सेक्रेटरी थे अमेरिका के, उन्होंने बड़े वाज़ेह कहा था कि भाई इट्स नाउ बिटवीन द टू डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। अब हमारा मुआवजा कीजिए, हम जहां भी जाते हैं तरक्की करते हैं, तरक्की करवाते हैं, चाइना जहां पे जाता है वो कब्जे करता है। तो ये जो रेक्स टिलरसन वालों ने एक नैरेटिव दिया था, इसको पाकिस्तान के अंदर से बड़ी बात हो रही थी, और यहाँ पे बार बार कहा जा रहा था कि हमारा खुदा खास्ता ये सी पैक है ये स्लो हो गया है, इस पे काम बंद कर दिया गया है, ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। तो अब जब ये कम्युनिके आया उसके बाद सारी दुनिया को ये पता चल गया कि ना सिर्फ ये कि अपनी स्पीड पे चल भी रहा था, बल्कि वो अपने एक ऐसी स्टेज पे था जहां पे अब नेक्स्ट फेज को लॉन्च करने के लिए पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, 2 पाकिस्तान ने डेवलप कर लिए हैं, 7 और डेवलप करने हैं पाकिस्तान ने। उन इंडस्ट्रियल जोन को डेवलप करके, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करके पाकिस्तान को इस वक्त ये मौका आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे आम आवाम तक इसके फवायद पहुंचना शुरू होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट था दौरे इस लिहाज से। तीसरा और चौथा, सर तीसरा ये चौथा मुझे भूल गया क्या पॉइंट है, वो ये है कि उस दौरे के दौरान उनके जाने से पहले भी ये तवक्कात तो थी कि शायद सदर पुतिन से मुलाकात हो जाए, लेकिन उस मुलाकात से बेहतर ये हुआ है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद वहां पे जा रहे हैं, जैसे विद इन अ मंथ। ये सेकंड उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है ये। और रूस का देखिए झुकाव क्या, रूस की टोटल जो पाकिस्तान का ट्रेड बड़ा लिमिटेड है, रूस का ट्रेड इंडिया से बहुत ज्यादा है,
रूस ने भी लेटेस्ट जो इंडिया को दिए हैं S-400 मिसाइल्स भी दिए हैं, और ये तकरीबन 5-6 अरब डॉलर की डील है ये। रूस ने किराए पे हिंदुस्तान को अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर भी दिया हुआ है, सबमरीन भी दी हुई हैं। तो इनका रिलेशनशिप हमसे ज्यादा गहरा भी है, पुराना भी है। और रूस के साथ जो ताल्लुकात थे सोवियत यूनियन के वक्त में इंडिया की, इसकी वजह से पाकिस्तान दो हुआ था, वो अब भी उनकी नौयत बदली नहीं है। लेकिन रूस अब क्या देख रहा है? रूस ये देख रहा है कि भारत गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, जो पहले उसकी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस थी, उसने बहुत ज्यादा डिपेंड अपने आप को डाल दिया है मगरबी कैंप के अंदर उसमें। और उनको वहां पे जाने से रूस को नुकसान होने का अंदेशा है। उनको रूस को भारत अब कुछ सिवाय इसके कि हथियार खरीदे और कुछ उसको दे नहीं सकता। रूस को चीन बहुत कुछ दे सकता है, जिस तरह अभी आपने कहा, चीन ने से पहले भी गैस पाइप ऑयल पाइपलाइन बिछी हुई है रूस से चीन को, दूसरी मेरे ख्याल बिछ गई हुई है अभी। तो ये बहुत बड़े मुआहदे ऑलरेडी हो चुके हैं बैक एंड पे। उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत आगे बढ़ गया हुआ इसमें। और अफगानिस्तान का सेटल होना, अफगानिस्तान की सेटलमेंट के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन का ये इस काबिल हो जाना कि जिससे मैंने कहा था यूरेशिया इस खित्ते के थ्रू इंडियन ओशन तक पहुंच जाएगा। और इंडियन ओशन जहां पे अब भी दुनिया का तकरीबन 70% ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन के थ्रू हो रहा है। और इंडियन ओशन के ऊपर तसल्लुत के लिए बाकायदा एक मुहावराई तो है। उस मुहावराई में रूस अपना हिस्सा डालना चाहता है, और रूस का यहाँ पे पहुंच के हिस्सा डालने से चीन को भी फायदा होगा। इस लिहाज से अगर आप देखिए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का वहां पे इस वक्त में जाना, रूस के साथ बातचीत करना, अफगानिस्तान के मसले पर खास तौर पे जो ताजिकिस्तान इस इलाके में जहां भी कोई मुश्किलात पाकिस्तान को पेश आ रही हैं, खास तौर पे ईरान जहां पे कुछ मुश्किलात पाकिस्तान को पेश आ रही हैं, जहां पे रूस का असर रसूख काफी ज्यादा है। और रूस का असर रसूख अब मिडल ईस्ट में भी काफी हद तक बढ़ चुका हुआ है, जब तक सीरिया के बाद जो उसने काम किया इससे। तो मैं समझता हूं कि ये दौरा अहम भी है, और इसके नताइज पाकिस्तान के लिए दूररस होंगे, और पाकिस्तान को बहुत इससे फायदा होने का तवक्को है। और जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का जो अभी तक चल रहा था, जो काफी हद तक मसला पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सेटल कर लिया हुआ है। अगर आपको याद हो प्रोफेसर साहब, मैंने एक प्रोग्राम में हमने बात की थी रशिया के ऊपर, जो पाक रशिया रिलेशन थे उसके ऊपर हमने इसके ऊपर डिटेल से बात की थी। तो अब वो ये उम्मीद है कि इसके बाद ये तेजी से वो आगे बढ़ेगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जो नौयत है वो आहिस्ता आहिस्ता और मजबूत होती जाएगी। जी देखिए, रूस ने कहते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था गर्म पानी तक पहुंचने के लिए, तो वहां तक तो वो नहीं जा सका। तो अब जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया जाएंगे, अगर वो उनको एक्सेस वहां कब्जे के बगैर दे देते हैं, तो आप समझते नहीं है कि मैं प्रोफेसर साहब से पूछूंगा, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा हर चीज का। मैं इस पे बात करना चाहूंगा। पहली बात ये कि जो आपने बात की है, ये हमें भी बड़ी देर तक ये पढ़ाया गया कि रूस गर्म पानियों तक आना चाहता है। भाई बाद में उन्होंने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा जी हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी, और हम उस बफर स्टेट तक बस आ गए थे, जिसका नतीजा फिर उन्होंने भुगता भी। दूसरी बात यह कि पिछले 20 साल में रूस ने तैयारी काफी कर रखी है। जनरल साहब इशारतन कह गए हैं, मसल दिखाने का टाइम है उनका। और तीसरी बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि 23 साल के बाद को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, तो हम तवक्कुआत लेकर बैठे हुए हैं कि हम इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लेंगे। उसकी वजह यह है कि रशिया को और इंडिया को इस चीज का अंदाजा है कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए रोल प्ले किया है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर किसी तरीके से, चूंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा रहा है और शायद आगे भी इतनी आसानी से हम नहीं होंगे। मैं परसों कौमी असम्बली की कार्रवाई देख रहा था, तो मोहतरमा शीरी रहमान साहबा जो है वो अमेरिका के फ्यूजो बरकत जो है ना वो गिनवा रही थी, और ये बता रही थी कि हमारा कितना बड़ा ट्रेड पार्टनर है। लेकिन दूसरी तरफ हमने पिछले 60-70 सालों में जो रशिया के साथ बिगाड़ने के रिजल्ट देखे वो भी आपके सामने है। तो हम अगर गैस पाइपलाइन और बाकी चीजें या एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से या चाइना वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें, तो हमें इस टाइम रशिया से
MOU साइन करने चाहिए। इससे पहले उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया था 79 के अंदर, हमारी स्टील मिल डेवलप करके दी थी, तो उसके बाद वो हमारे ताल्लुकात उस तरह के नहीं रहे। ठीक है, फिर हमने दोबारा, अब अगर वो पास आ रहा है तो हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ लेना चाहिए। हम दो रेड लाइंस में खड़े हैं, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रशिया है, तो हमें बहुत एहतियात से करना है। हमें किसी नए जिसे कहते हैं ना फड्डे में या किसी कॉन्फ्लिक्ट में कूदने की बजाय हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ आना चाहिए। इससे पहले हम गैस पाइपलाइन की बात कर रहे थे जब पिछले प्रोग्राम में, तो मैंने कहा था कि सिविल इंडेंटर्स ने इसके अंदर रोल प्ले किया है और ये खत्म होने जा रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपके प्रोग्राम के थोड़े ही अरसे के बाद शायद पॉलिसी चेंज हुई और उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान को हुआ और रशिया ने उसी तरीके से पाकिस्तान को दोबारा एतमाद में लिया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो दौरा होने जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए, रशिया के लिए, चीन के लिए बहुत बेहतर होगा। ये हमारे पॉलिसी मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको अपने हक में कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाए बगैर हम कैसे इस सारी सिचुएशन को अपने लिए बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। रही चाइना की बात, वो कर्ज किसी को नहीं देता, यस यकीनी बात है, लेकिन वो जो जहां इन्वेस्टमेंट करता है वहां फिर वो पीछे खड़ा भी रहता है। कोई भी मुल्क अपनी इन्वेस्टमेंट बर्बाद नहीं होने देता। तो यकीनी बात है कि जो CPEC का जो दूसरा फेज जनरल साहब अभी बता रहे हैं, जब ये स्टार्ट होगा और 2030 में ये फुली ऑपरेटेड होगा, तो उस टाइम पर हमारे लिए फाइनेंशियल बेनिफिट वन बेल्ट वन रोड के बाकी की दुनिया की निस्बत यकीनन ज्यादा होंगे। अच्छा, जनरल साहब से पूछना चाहूंगा कि देखिए चाइना ने भी तरक्की पावर हासिल की है बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आए हुए। तो अब ये जो दुनिया का जो इस वक्त मैं कहता हूँ वर्ल्ड रीसेट हो रहा है, तो पाकिस्तान के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो ऐसी पोजीशन ले कि ना वो रशिया के साथ ज्यादा दोस्ती करे, ना अमेरिका के साथ करे, ना चाइना के साथ, कोई इस तरीके से करे कि अपना फायदा उठा ले और ना। सॉरी आई एम पिकिंग योर वर्ड्स, असल में बैगर्स आर नॉट चूजर्स, प्रॉब्लम ये है। देखिए पंजाबी कहते हैं कि भाई जो दरिया पार जाना है ना तो पैर गिले करने पैंदे ने। तो पाकिस्तान का मसला ये बना हुआ है, इकोनॉमिकली बदकिस्मती से ओवर द इयर्स हमने आपको ऐसी जगह पे ले आए हैं कि अब पाकिस्तान को अपने जो रोजमर्रा के अखराजात है उसके लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। लोन को वापस करने के लिए लोन हम ले ही रहे हैं। ठीक है, लोन बाय इटसेल्फ इतनी बुरी चीज नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने लोन लेके बनाए क्या, कुछ भी नहीं, जो नॉन प्रोडक्टिव किस्म के काम थे वो हम करते रहे। जिससे या तो ना लोन ले इंडस्ट्री लगाए, लोन ले कोई डैम सेज बनाए जिससे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बेनिफिट हो, पाकिस्तान उसको पे बैक करे। अब पाकिस्तान ना तो पे बैक करने के काबिल था, कर्जा उनके जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान अपनी जेब से दे रहा है उसका। तो ये अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी खराब हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान के लिए अब वो किसी कैंप में जाके किसी लड़ाई में घुसना वैसे भी पॉसिबल नहीं रहा, नंबर एक। नंबर दो, इंतहाई हमाकत होगी कि दो बड़ों की लड़ाई में हम बीच में लेट जाए और घास तो रगड़ा जाएगा फिर हमारे बीच में। और नंबर तीन, देखिए अगर हम चाहें या ना चाहें, ऑलरेडी एक परसेप्शन पाकिस्तान की है, ऑलरेडी ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बात कर चुके हैं, ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में कोई भी शायद आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा अदर देन दोस्त जिन्होंने अपने पूरा मुस्तकबिल ही अमेरिका से वाबस्ता कर रखा है, जिसमें हमारी बड़ी लार्ज परसेंटेज है हमारे जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने शहरियत ले रखी वहां पे। अगर आपको याद हो चंद साल पहले की सुप्रीम कोर्ट में केस आया था और हैरान कौन फिगर्स थी सारी, 22,000 के करीब है, 22,000। वो सोच अगर आपकी गाइड कर रहे हैं जो आपके पावर कॉरिडोर में बैठे हुए हैं, जिनको बाबूस कहते हैं आमतौर पर, ब्यूरोक्रेटिक कर रहे हैं वो, तो फिर पाकिस्तान के लिए इंडिपेंडेंटली और बड़ा ऑब्जेक्टिवली सोचना जरा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अमेरिका सुपर पावर है जी, सुपर पावर हर एक का मसाया होता है और सुपर पावर ना भी रहा तो एक बड़ी ताकत ही रहेगी। और जिसका शरीर अमान कह रही थी, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी अमेरिका है। इस लिहाज से अमेरिका से बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब अमेरिका का आलाकार बनना भी पाकिस्तान के लिए सूदबंद नहीं है। तो पाकिस्तान अगर सिर्फ उसका आलाकार ना बने, और नेचुरली चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की नोयत टोटली डिफरेंट है, उसके ताल्लुकात हमारे बेहतर हो रहे हैं, होने चाहिए। इसमें अमेरिका को इस चीज पे एतराज, अगर हम ये एतराज दूर कर सकें कि हमारे जो चाइना के रिलेशनशिप है, जिससे अमेरिका में सबक देता रहता है
आप हैरान होंगे जब भी जाए उनसे कहते हैं देखिए हमारे जो इंडिया से रिलेशनशिप है, इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वन और द अदर, पाकिस्तान की कॉस्ट पे नहीं है, बल्कि हमेशा, जबकि हमेशा से पाकिस्तान की कॉस्ट पे रहे हैं। तो पाकिस्तान भी अब उनको ये सबक जो हमें पढ़ाते रहे हैं उनको बता सकता है कि भी हमारे रिलेशनशिप जो रूस के साथ है या चीन के साथ है या किसी ABCD कंट्री के साथ है, वो आपके खिलाफ नहीं है। अगर आप उनके खिलाफ हैं तो आप लड़ते रहे उनके साथ, हम तो नहीं लड़ रहे आपके साथ। ठीक, बिल्कुल बहरहाल, बिल्कुल। लेकिन ये बात मत भूलिए चले कि पाकिस्तान को अमेरिका आराम से, चैन से, पीसफुल नहीं रहने देगा। दैट्स द बॉटम लाइन। चलिए सर, वी हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जनरल साहब की और आप लोगों की ये एडवाइस सुनेंगे और न्यूट्रल रहकर कुछ ना कुछ ये पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी और अच्छे मौजू के ऊपर। सर, टिल देन सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।